हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्राइवेट इक्विटी फंड्स के बारे में बताऊंगा। प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते क्या है और उसके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं, आज हम जानते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है म्यूचुअल फंड की तरह फंड्स होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, प्राइवेट इक्विटी फंड्स प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उनका नाम प्राइवेट इक्विटी फंड्स कहा जाता है। हम आगे चलकर देखेंगे उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, हम उसको जानेंगे कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन इन्वेस्टर्स होते हैं और उसको मैनेज कौन करते हैं। उसमें हम पहले जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो आती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी चल रही थी, वो कंपनी चल रही है, आप जाके उसमें इन्वेस्ट कर दिए, उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एक कंपनी होती है जो बहुत ही फेमस होती है, उसको कहा जाता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो है वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्ट करते हैं आइडियाज़ पे, एक रिसर्च पे। जैसा कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जो बहुत मशहूर है इंडिया में, जैसा फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो, स्विगी हो गया, आपका ऊबर है। ये एक टाइम पे ये आपके आइडियाज़ थे, ये सिर्फ सिर्फ आइडियाज़ थे। लेकिन जब ये आइडियाज़ को ये लोग पब्लिक में लाना चाह रहे थे, उनको इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा रिक्वायरमेंट था, बहुत सारे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत थी, जो ये लोग खुद से नहीं कर सकते थे, उनको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ गई। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो होते हैं, जिनको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, उनके पास रीच आउट करते हैं। अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या प्राइवेट इक्विटी फंड इनके अंदर पैसा लगाते हैं, वो एक मार्जिन या इक्विटी पूछते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि शार्क टैंक्स करके एक प्रोग्राम भी आता है, वहाँ पर शार्क्स बैठे रहते हैं, दे आर नथिंग बट द वेंचर कैपिटलिस्ट। लोग आइडिया लेकर आते हैं, आइडिया के बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिसको भी जो भी शार्क को आइडिया पसंद आता है, दे विल मेक द इन्वेस्टमेंट, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पर भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या करते हैं, इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट के जरिए वो भी जो है आइडियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो बहुत रिस्की भी होता है। देखिए रिस्की कैसा होता है कि आइडिया अच्छा हुआ तो सब लोग फायदे में रहते हैं, कंपनी खोलने वाला और कंपनी में पैसे डालने वाला दोनों भी खुश रहते हैं कि भाई हाँ भाई ठीक है, हम सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी सोचिए कि आइडिया अगर अच्छा नहीं है, या आइडिया की रीज़न, बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपका आइडिया फेल हो जाए, तो दोनों भी पार्टीज जो है लॉस में जाते हैं। उसी से जुड़ता हुआ आपका अगला पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, रिस्क प्रोफाइल, यानी रिस्क कैसा है, कितना रिस्क है प्राइवेट इक्विटी फंड्स में, रिस्क है भी या नहीं है। ओके, म्यूचुअल फंड की तरह इसमें रिस्क जो है, म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल हम अभी देख चुके हैं कि एक नया आइडिया था, नया रिसर्च करके कोई बैठा था और उसको उसके ऊपर प्राइवेट इक्विटी फंड ने पैसा लगाया, लेकिन हुआ क्या, वो आइडिया फ्लॉप हो गया, पब्लिक को आइडिया पसंद नहीं आया, ड्यू टू सम रीज़न वो सब पैसा फंड मैनेजर का लगाया हुआ वो कंपनी में एकदम से डूब चुका है। तो वैसे केसेस में प्राइवेट इक्विटी फंड्स आर वेरी रिस्की। और ये भी हो सकता है कि अगर वो लोग डेरिवेटिव्स की तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या ओपनिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक रिस्की डिसीजन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टर बेस, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स में। आंसर बड़ा सीधा है, आंसर ये है उसका कि जो लोग अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कहलाते हैं वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सवाल कि अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। अक्रेडिटेड एक जो है तरीके से डिफाइन किया गया है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी रहती है, जैसा इंडिया में सेबी है, वैसे यूएस में भी जो भी बॉडी रहेगी या दूसरी कंट्रीज में जो बॉडी रहेगी, वो लोग इसको डिफाइन करेंगे। सो अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए कुछ लाइसेंसेस, कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है टू बी कॉल्ड एज अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। तो हर आम सा नागरिक, आम सा आदमी हमारी तरह या आपकी तरह उसमें जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप अक्रेडिटेड इन्वेस्टर कहलाना ज़रूरी है। जो रिस्क एपिटाइट जिसका ज़्यादा हो, जो रिस्क ले सकता हो, आम आदमी जिसके पास पूरी उसकी पूंजी ही 10-12 लाख है और वो जाके उसमें प्राइवेट इक्विटी फंड में लगा देगा, देन फिर उसका पूरा रिस्क एक ही जगह है। अगर वो फंड्स या कंपनी डूब जाएगी तो ये आदमी पूरे से डूब जाएगा। तो जब भी प्राइवेट इक्विटी कंपनी जब किसी को ऑनबोर्ड करते हैं, किसी को लेते हैं, किसी को इन्वेस्टर बनाते हैं अपना, तो ये लोग चेक करते हैं कि वो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर है या नहीं।
आगे बढ़ते हैं कि रेगुलेशंस किस तरह से प्राइवेट इक्विटी फंड्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसका आसान सा जवाब ये है कि ये फंड्स जो है ओपन रहते हैं उनके इन्वेस्टर्स के लिए। ये फंड्स ओपन रहते हैं मार्केट क्या बोलेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बट नॉट फॉर द पब्लिक के लिए ये जो है रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या किस में कर रहे हैं लोग, ये सब पब्लिक से छुपा होता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये ओपन होता है। और कंपेयर करेंगे आप म्यूचुअल फंड वगैरह से तो रेगुलेशंस इसके लिए बहुत कम होते हैं। वेर इन इसका मतलब भी क्या हो सकता है कि they don't have to publish lot of books, lot of क्या बोलेंगे रिपोर्ट्स, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इन जाए। जैसा म्यूचुअल फंड में क्या होता है हर 3 महीने को आपको रिपोर्ट्स पब्लिश करना पड़ता है, नेशनल स्टेट न्यूज़पेपर्स में आपको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, आपके फाइनेंशियल्स आपको पब्लिश करना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया, कोई डायरेक्टर निकल गया, कोई नया मैनेजर आ गया, इस तरह के सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डालना पड़ता है, नेशनल और स्टेट न्यूज़ पे, चैनल्स पे आपको पब्लिश करना होता है। लेकिन आप प्राइवेट इक्विटी फंड्स की बात करेंगे तो वो लेस रेगुलेटेड रहते हैं। रेगुलेशंस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड प्राइवेट इक्विटी फंड में बहुत कम होते हैं। क्विकली हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट कौन करते हैं, लाइक कौन मैनेज कौन करता है, तो मैनेज इसको करता है जीपी एक आदमी भी हो सकता है, एक टीम भी हो सकती है। जीपी इज़ नथिंग बट जनरल पार्टनर कहा जाता है इसको, जो पूरे फंड को मैनेज करता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, लेकिन वो फंड को किसी तरीके से फंड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डिसीजन मेकिंग जो है पूरा हेज फंड जीपी का होता है। जीपी जो है सारे डिसीजन लेता है फंड के, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंसेस किस तरह के होंगे, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन जीपी के पास ही रहता है। जीपी जो है अल्टीमेट डिसीजन मेकर रहता है। अब जीपी कौन होता है? जीपी जो है एक प्रोफेशनल होता है, जो क्वालिफाइड भी होता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन भी होता है, जिसको देखकर लोग आते हैं फंड में। यूजुअली ऐसे होता है मार्केट में कि फंड मैनेजर, जो पोर्टफोलियो मैनेजर कहिए आप, जीपी कहिए, वो जितना स्ट्रांग रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट उतनी आसानी से आएंगे। वो जितना मशहूर आदमी रहेगा, फेमस रहेगा, लोग आपकी तरफ, आपके फंड की तरफ भागते हुए आएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि उनको प्रूवन रिकॉर्ड्स रहते हैं, उनको इनके एक्सपीरियंस पर भरोसा होता है, तो लोग जो है आगे आगे बढ़कर इन्वेस्ट करते हैं उनके एक्सपर्टीज़ को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या मेरे पास 1 लाख रुपए रहने से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, प्राइवेट इक्विटी फंड का इन्वेस्टर बन सकता हूँ? उसका आंसर सिंपल है। यहाँ पर भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तरह के लोग रहते हैं और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोग, ये पैसे वाले लोग होते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है और उनका रिस्क एपिटाइट भी ज़्यादा होता है, लाइक रिस्क लेने की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इनको कहा जाता है, जिनके पास पैसा है। हमारी इंडियन ज़बान में आप कहिए कि बिलियनियर हम जिसको कहते हैं वो होते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल ही रहे, इसमें बहुत सारे दूसरे कंपनीज, बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स आ जाते हैं बड़े बड़े, और दूसरे म्यूचुअल फंड और हेज फंड वाले भी आके प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी क्या चीज़ है? किस चीज़ का नाम है? लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी इज नथिंग बट के आप अपना पैसा किस तरीके से, किस आसानी से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स में, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। अब सब ये जो है प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो होते हैं वो इनलिक्विड कहलाते हैं। इनलिक्विड मीन्स आपको आपका पैसा लेना है जल्दी से, तो आपको टाइम लगेगा, 2-3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा कम से कम, जहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा कि जब फंड मैनेजर आपको अलाउ करेगा निकलने के लिए, या फिर आप निकलना चाहते हैं फंड्स में से, आपको किसी और को लाना पड़ेगा, आपके रिप्लेसमेंट में किसी और को लाकर। तो इसमें आसान नहीं होता। कोशिश करिए समझने की कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स में फंड से बाहर जाना आसान नहीं होता। इन अदर वर्ड्स कि आपकी लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। द रीज़न बिहाइंड दिस के क्यों ऐसा रखा गया है, क्योंकि जीपी चाहता है कि फंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी में जहाँ लोग इन्वेस्ट किए वहाँ पर लगे रहें। जब राइट टाइम आएगा वो लोग इसको लिक्विड करके उसको बेचकर पैसा वापस लाएंगे फंड में। तो प्राइवेट इक्विटी फंड जो है बहुत ही इलिक्विड होते हैं। फीस किस तरह के फीसेस चार्ज होते हैं? फीसेस चार्ज होते हैं भी या नहीं? प्राइवेट इक्विटी फंड में बहुत तरीके के फीसेस चार्ज होते हैं।
म्यूचुअल फंड की तरह प्राइवेट इक्विटी फंड्स में भी बहुत सारे फीस चार्ज होते हैं। जैसा कि एक हो गया ऑडिट, क्योंकि आप बुक्स बना रहे हो तो ऑडिट कराना आपको हर साल कंपलसरी है, तो उसके लिए ऑडिट फीस रहेगी। क्योंकि आपके पास एलपी है तो टैक्स के चार्जेस रहेंगे। टैक्सेस पे भी बहुत तरह के चार्जेस हो सकते हैं, जैसे स्टेट टैक्स, सिटी टैक्सेस भी रहते हैं यूएस वगैरह में, और फेडरल लेवल पे भी टैक्सेस होते हैं। तो सारी तरह के आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। और आपका फंड स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, जितने जितने एंटिटीज रहेंगे, सब में हर जगह आपको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक होती है एडमिन फी चार्जेस। एडमिन फीस क्या होगी कि आप किसी एडमिन से आपके फंड अकाउंटिंग करवाते हो आप, तो आपको एडमिन फीस भी भरना पड़ता है। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको जो है किसी लॉयर्स की भी ज़रूरत होती है, अटर्नीज से भी आपको एडवाइस लेना पड़ता है, तो इसीलिए लीगल चार्जेस भी होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं आपके, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं आपके। मैनेजमेंट फीस एक बड़ा एक्सपेंस होता है जो जीपी चार्ज करता है आपको फंड चलाने के लिए। ओके, जीपी मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है। ये बात याद रखिए कि फंड प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, मैनेजमेंट फीस आपको पे करना पड़ेगा। और आखिरी है, सबसे आखिरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत फेमस भी होती है प्राइवेट इक्विटी फंड्स में, जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस फीस, जो जिसका नाम है कैरी और कैरिड इंटरेस्ट। ओके, ये होती है परफॉर्मेंस फीस, जो आपके प्रॉफिट जो भी एलपीस इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किए हैं उसको वापस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से जीपी जो है और द फंड मैनेजर ये परफॉर्मेंस फीस लेता है, उसको बोलते हैं कैरी और द कैरिड इंटरेस्ट। मेरे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कैरी क्या चीज़ होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना परसेंटेज होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। मैं और आने वाले दिनों में और बहुत सारे वीडियोस हिंदी में भी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।